नमस्ते। अभी हमें जो कंट्रोवर्सी देखने मिल रही है इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की, उसको हम ध्यान से पहले समझते हैं कि क्या हो रहा है। जब ये लोग इलेक्शन में गए थे डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जीता ही इस वजह से था क्योंकि इलॉन मस्क उसके साथ था। पूरा का पूरा ट्विटर इलॉन मस्क के पास है, राइट? तो ट्विटर पे यानी सोशल मीडिया पे ऐसा माहौल बनाना कि ट्रंप ही ये जो कठिन समय चल रहा है या सडनली जो यूएस के साथ जो भी हो रहा है इन सब से बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा माहौल बनाया गया। और विवेक रामास्वामी भी एक अच्छे खासे वॉइस इसमें उभर के आए थे और उन्होंने भी ट्रम्प के साइड चले गए, डेमोक्रेट से निकल करके रिपब्लिकन्स में चले गए। तो दोनों का सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को मिला और ट्रंप की विजय हुई इस इलेक्शन में। अभी जो इन दोनों का विवाद है वो ये चल रहा है कि बहस हुई और बहस में कुछ झगड़े हो गए। तो अब इस बहस में एक चीज ये निकल के आ रही थी कि जो इलॉन मस्क है उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी, कुछ काम करने बोला था जो कि ट्रंप ने नहीं किया। क्या काम करने बोला था वो भी क्लियर है। जब इन लोगों ने इलेक्शन लड़ रहे थे और इलेक्शन जीतने के बाद जब आए थे तो इन लोगों ने डॉच करके एक अपना एक अलग सी बॉडी बनाई। तो जो बॉडी बनाई उसमें ये कहा गया था कि हम जो हमारा खर्चे हो रहे हैं उसे हम कट करेंगे। खर्चे क्यों कट करेंगे? सिंपल सी बात है, क्राइसिस आ रहा है। इतना जो डेट हो चुका है, डेट ही इनका 36 ट्रिलियन के ऊपर जा चुका है। और आप मानोगे नहीं, 800 बिलियन के आसपास, ये उससे ऊपर भी है। इतना नहीं है लेकिन मैं एस्टिमेट बता रहा हूँ, 800 बिलियन के आसपास तो खाली इंटरेस्ट पेमेंट करना है। और 36 पॉइंट कुछ ट्रिलियन तो इनका डेट है। और 8 ट्रिलियन या 60 ट्रिलियन के आसपास तो इसी साल इन्हें चुकाना है, राइट? तो क्राइसिस तो बड़े बड़े हैं, कुछ छोटे नहीं है। इसलिए इसी महीने से यानी कि मई महीने से इनका पेमेंट करना शुरू होता है। तो हमने देखा कि मई महीने से ही सभी जगह, सभी स्टॉक मार्केट में, वर्ल्ड के और स्पेशली वेस्ट के स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने मिल रही है। आगे भी गिरावट होगी क्योंकि पेमेंट तो करना है ना। इतना जो डेट उठाया है उसका इंटरेस्ट चुकाना है। 60 ट्रिलियन या 8 ट्रिलियन जो इस साल चुकाना है इस क्वार्टर एंड यानी कि दिसंबर तक, वो भी है एक। ठीक है, तो खर्चे काटने पड़ेंगे। अगर खर्चे नहीं काटेंगे और छाप करके वही फ्रीबीज देंगे तो यूएस सिटीजन तो भले बाहर ना है, लेकिन वो जो डेट शूट अप करेगा उससे महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। जब आप छापते हो पैसा तो आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन पास ऑन होता है, लेकिन अब तक तो रिजर्व करेंसी स्टेटस था तो इन्फ्लेशन तो दूसरी कंट्रीज में पास ऑन कर रहे थे। अब ये कैसे काम करता है मैंने पिछली वीडियो में बताया है, रिजर्व करेंसी स्टेटस। तो अब छाप नहीं सकते। इन लोगों ने अगर इन लोगों ने सारे जो खर्चे हैं एक्सपेंसेस उसको कट नहीं किया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बाहर नहीं निकाला, फ्रीबीज देना बंद नहीं किया जो कि इलॉन मस्क कह रहा है, तो इतना गंदा ये लोग फंसेंगे कि क्या बताऊं। लेकिन अगर ये इलॉन मस्क की बात मान करके गवर्नमेंट के लोगों को निकाल दिया, फ्रीबीज बंद कर दिया, डिफेंस स्पेंडिंग काट दिया और जो भी इन लोग के खर्चे वो काट दिया, तो जनता प्रोटेस्ट पे बाहर आ जाएगी, राइट? क्योंकि जनता के पास अब जॉब नहीं है इनके ज्यादा, और भी ज्यादा नहीं होगा। अभी तो क्राइसिस, बड़े बड़े क्राइसिस आना शुरू होंगे, अभी तो और भी जॉब्स नहीं होंगे, राइट? तो अगर छापे तो इन्फ्लेशन पास होने का, वैसे भी मरेंगे ये। नहीं छापेंगे और सारे एक्सपेंसेस कट करेंगे तो इन यूएस सिटीजन इनके पीछे पड़ जाएंगे, वहां पे जूते पड़ेंगे। यानी कि करो तो मरो, ना करो तो मरो, दोनों साइड से पिट रहे ये, राइट? ये तो हो गया इनके झगड़े का पार्ट। अब हमें क्या देखने मिलेगा कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बड़े बड़े क्राइसिस हमें देखने मिलेंगे। और जापान ने अगर अपनी ट्रेजरी जो है डंप कर दी तो ये क्राइसिस हमें थोड़ा पहले भी देखने मिल सकता है, क्योंकि सिग्नल आ रहा है। अभी हमारे आरबीआई ने भी रेट कट अनाउंस किया है, कुछ 4% रेट कट कुछ किया। सबके एक्सपेक्टेशन 2% 2.5% थी, इन लोगों ने लगभग 4% के आसपास रेट कट किया है। बैंक ऑफ जापान भी अपना रेट कट, जो रेपो रेट है उसको घटाने के बारे में, रेट कट के बारे में सोच रहा है। तो और वो जापान ने बोला कि हर महीने हमें 2% से ज्यादा इन्फ्लेशन भुगतना पड़ रहा है हर महीने। तो ये जो हो रहा है, यानी कि बैंक ऑफ जापान जब एक्शन लेगा और अपनी ट्रेजरी डंप करेगा तो वहां से बड़े क्राइसिस शुरू होंगे। अब इनका जो टोटल डेट है, टोटल डेट का 65 to 70% जो है इनके खुद के सिटीजन्स ओन करते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक डेट है। डोमेस्टिक डेट ये कैसे चुकाएंगे? ये चुकाएंगे क्रिप्टो में पेमेंट करके। क्रिप्टो क्या है?
फिएट करेंसी क्या थी? सबसे पहले फिएट करेंसी एक कागज का टुकड़ा है, चाहे तो चैट जीपीटी पे सर्च कर लेना, ठीक है। और वैसे क्रिप्टो जो है डिजिटल एंट्रीज है, केवल और केवल डिजिटल एंट्रीज और कुछ नहीं। तो क्रिप्टो में पेमेंट करेंगे। और बाय द वे ये लोग क्रिप्टो पे रेगुलेशन लाने की भी बात कर रहे हैं। हाँ, अब गवर्नमेंट कंट्रोल होगा क्रिप्टो पे, तो पहले लेके जाएंगे, पेमेंट करेंगे, सारा डेट चुकाएंगे, फिर रेगुलेशन लाएंगे। तो क्रिप्टो हमें टेम्परेरी ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और ये जो सारा डेट है क्रिप्टो में चुकाने का, ये भी ट्रम्प ने इंटरव्यू में बोला है। तो आप देखो ये इंटरव्यू में क्या बोल रहे हैं। I'm curious what you think the future of crypto looks like if God forbid you don't win the election. Future of crypto? What does it look like? Well, I think it's a good future. You know, who knows about anything today? But I think it's a good future. I tell you what, you look at values, you look at what's happening and where it's come and where it came from. I think crypto's got a great future. I think it really does. Maybe we'll pay off the $35 trillion in crypto. I'll write out a little piece of paper, 35 trillion crypto. We have no debt, right? That's what I like, right? He likes that idea too, he's laughing. Yes, did you have one? Yes. तो अब जब ये सारे हिट्स आएंगे इकोनॉमी में, तो जाहिर सी बात है करेंसी की वैल्यू गिरेगी, यूएस डॉलर की वैल्यू गिरेगी और भारत का रुपए जो है वो एप्रिशिएट होगा, राइट। तो ये हमें देखने मिलेगा दिसंबर के बाद से। तो जब हमारी करेंसी अप्रिशिएट होना शुरू होगी, बाय द वे आप मैं एक और बार कह रहा हूँ कि आप जा करके वो रिजर्व करेंसी स्टेटस क्या होता है उसकी वाली वीडियो देख लो, हाँ, न्यू कॉलोनाइजेशन वाली वीडियो। तो जब हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी तो जो जो बेनिफिट्स यूएस वालों ने अपने सिटीजन्स को दिए, वही बेनिफिट्स हम भी अपने सिटीजन्स को दे पाएंगे। क्या बेनिफिट्स दे पाएंगे? सबसे पहले लो इंटरेस्ट पे लोन दे पाएंगे हम उन्हें, ठीक है। अब क्रिप्टो आ रहा है और क्रिप्टो यानी कि हमारा डिजिटल रूपी क्रिप्टो करेंसी है, राइट। सीबीडीसी, डिजिटल बैंक करेंसी, आरबीआई कंट्रोल करेगा। तो डायरेक्टली डिजिटल रुपए में हमें पेमेंट मिलेगी, यानी कि जो भी लोन होगा वो मिलेगा बिजनेस करने के लिए। प्लस ये जो एक समस्या भारतीयों के पास होती है कि घर बहुत महंगे हैं, तो 3% पे या 4% पे हमें होम लोन भी मिलेगा, राइट। सब मिलेगा, डायरेक्टली आरबीआई से पेमेंट आएगा डिजिटल रुपए में, आपको सीधा आरबीआई से आ सकता है। लैंडिंग इंटरफेस भी ये लोग रेडी कर चुके, जैसा यूपीआई वैसा ही। तो डिजिटल रुपये आपको 4% पे मिलेगा लोन पे, प्लस उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है, यानी कि और भी सस्ता। शायद आप 1% पे लोन दो, जो भी पहला घर लेने वाले हैं जितने भी सिटीजन। तो जो प्राइम मिनिस्टर का सपना है कि 2047 में हर भारतीय के पास अपना खुद का घर होगा, तो खुद का घर ऐसे होगा, राइट। जब करेंसी अप्रिशिएट होती है तो आपकी प्रिंटिंग पावर यानी कि आप छापने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। और भारतीय लोगों की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, यंगस्टर से हम कमा करके स्पेंड कर सकते हैं, और हमारी सेविंग भी बहुत ज्यादा। तो हमारी सेविंग करेंसी का फीचर तो हमारे करेंसी में है ही, और लोग कर रहे हैं सेविंग, और हमारे बॉन्ड्स भी बहुत ज्यादा परचेस हो रहे हैं आजकल, राइट। तो बिजनेस लोन इजीली बहुत लो इंटरेस्ट पे मिलेगा, घर हमें लो इंटरेस्ट पे खरीदने मिलेगा। और अब आते हैं एजुकेशन। जो मिडिल क्लास है उसके लिए दो ही बड़े खर्चे हैं, एक उसकी एजुकेशन और दूसरा घर का रेंट। All universities, in my view, worldwide, should simply record a good lecture, put it online, and tell everybody to watch it in their free time. Now, this way of delivering higher education has one major advantage, that it is infinitely scalable. You understand? At a very low price, I can just create testing systems, and and the few subjects where you need labs, you can create labs. But you do not need to create these gigantic hundreds of acres of campuses where young people have to come and spend 4 years. Why? Because now you have disaggregated the whole system from the business of taking lectures. So now, if I am good enough, I'll finish my degree in 2 years, I take all the credits and go home. और ये जो एजुकेशन जो हमारा इतना पैसा लूट रहा है, ये एजुकेशन होगा डिजिटल एजुकेशन, और बहुत ही किफायती रेट, बहुत ही किफायती रेट। यानी कि आप कह सकते हो कि 3,000 में आप अपनी पूरे साल भर की पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं,
गवर्नमेंट भी अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म ला चुकी है, और भी ज्यादा अपग्रेडेशन होगा इसमें, और डिजिटली आप घर बैठे बैठे पढ़ लो 2 घंटा 3 घंटा, और अपना खुद का जो भी करना है वो करो, मस्ती करो, खेलो कूदो, यही है। कोई प्रेशर नहीं भाई, अभी कोई प्रेशर नहीं पढ़ाई का। और हाँ, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम से भी हम बाहर जाएंगे। एआई जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, भाषा को तो हटा ही देंगे हम। तो जब आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, तो ये सडन वैल्यू जब अप्रिशिएट होती है, तो ये थोड़ा इकोनॉमी के लिए उतना अच्छा नहीं होता कि एकदम अचानक से वैल्यू बढ़ जाए। तो जब आप छापते हो तो आपकी वैल्यू जो अचानक से नहीं बढ़ सकती, ठीक है, अचानक से नहीं बढ़ सकती। तो उसी के लिए 100 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, 100 लाख करोड़। अब ये 100 लाख करोड़ आने वाले 5 सालों में खर्च होगा, यानी कि जब डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस अपने पीक पे होगा, 27 या 28 में खत्म हो चुका होगा, इनकी करेंसी, इनकी इकोनॉमी, सब कुछ, और हमारी करेंसी, हमारी इकोनॉमी अप्रिशिएट हो रही होगी, तब इस सडन अप्रिसिएशन का हम पूरा पूरा फायदा लेंगे, जहां पे 100 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम डालने वाले हैं। कैन यू इमेजिन दैट? लेकिन ये हो रहा है। अब जब इतना कुछ स्पेंड कर रहे हैं, तो आरबीआई से एक और बात निकल के आ रही है, जो कि आरबीआई के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो वहाँ पे काम करते हैं, वो बोल रहे हैं कि अब जैसे कि हमें 12 लाख पे जीरो इनकम टैक्स का सडनली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए और अनाउंस किया, वैसे ही 12 लाख पे सॉरी 30 लाख या 28 लाख या 30 लाख या 32 लाख पे जीरो इनकम टैक्स 2032 तक आने की बात हो रही है। ये फायदा मिलता है जब आपकी करेंसी अप्रिशिएट होती है, ये सब फायदे मिलते हैं। लो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है, घर आप खरीद सकते हो, अच्छी लाइफ जी सकते हो बेसिकली। जो आज तक हम उनके बिल पे करे थे, उनके बॉन्ड्स में अपनी करेंसी को पार्क कर करके, और जो ना करे उसके देश को ये बर्बाद कर देते थे, सद्दाम हुसैन और गद्दाफी। राइट है ना इनकी बात? हुआ था ना, इन लोगों ने डी डॉलराइज करने की कोशिश की थी। तो ये एक हमें जीरो, बहुत ही 30 लाख पे जीरो इनकम टैक्स या 28 लाख पे या 32 लाख पे जीरो इनकम टैक्स की बात हो रही है। तो स्वाभाविक बात है, जब इतना कम इनकम टैक्स लेंगे तो टैक्स कलेक्ट कहाँ से करेंगे? इनकम टैक्स जब नहीं लेंगे तो टैक्स कलेक्ट कहाँ से करेंगे? तब इस समय तक आते आते हमारे पास डिजिटल रुपी होगा, यानी कि अब ये डिजिटल रुपी में ट्रांजैक्शनल टैक्स लेंगे। ठीक है, आपने कुछ बाय किया, ट्रांजैक्शनल टैक्स लगा, आप कुछ भी स्पेंड करोगे, ट्रांजैक्शनल टैक्स लगेगा। तो वहां पे पूरा कंट्री जब ट्रांजैक्शनल टैक्स चुकाएगा तो कितना टैक्स कलेक्ट होगा। और बाय द वे 500 रुपीज की नोट पे भी एक्शन आना शुरू हो रहा है। तो वहां पे भी अच्छा खासा एक्शन है। और जब 500 रुपीज की नोट पे एक्शन आएगा तो हमें इसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे देखने मिलेगा। प्लस यूएस से एनआरआईज को निकाला जा रहा है, तो एनआरआईज का जो अब तक रेमिटेंसेस मुंबई में और टीयर 1 जितने भी शहर थे वहां पे आ रहे थे, तो मुंबई पे तो इम्पैक्ट आना ही है थोड़ा मोड़ा, राइट? रेमिटेंसेस का इम्पैक्ट आना है। प्लस अभी हर जो भी शहर है, जो भी आपका एरिया है, वहां पे जितनी भी बिल्डिंग्स है, हर बिल्डिंग को एक नंबर दिया जाएगा। जैसा आपका पैन कार्ड नंबर होता है, कुछ अल्फाबेट और कुछ नंबर, वैसे ही हर बिल्डिंग को, हर सोसाइटी को एक नंबर दिया जाएगा। बात ये की जा रही है कि जब आप नंबर दोगे तो हमारा जो कुरियर और लॉजिस्टिक है वो ज्यादा एफिशिएंट हो पाएगा। खाली ये नहीं है, इसमें सर्वेलेंस बहुत अच्छी हो पाएगी, यानी कोई भी क्राइम करता है तो पता चल जाएगा हाँ किस प्लेस पे हुआ है, एग्जैक्ट फटाफट पता चलेगा। और इसमें एआई का भी पूरा पूरा इंटीग्रेशन किया जाएगा, तो हमें ये भी देखने मिल रहा है। और इसमें जो माफिया है, लैंड माफिया बोलो या रियल एस्टेट माफिया बोलो, ये सब थोड़ा लपेटे में आ सकते हैं, ये भी बात हो रही है, राइट? बहुत अच्छे अच्छे मूव्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के।